नमस्कार, मैं सुनिधि और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का लाइव कार्यक्रम दिशाएं फोन इन लाइव। द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन और इसीलिए आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है। और डिजिटलाइजेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो उसी एक कंपोनेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारे यूथ्स के लिए उस फील्ड में करियर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है करियर इन साइबर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के सब्जेक्ट पे विभिन्न पहलुओं पे बातचीत करने के लिए हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अंतरा झा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और शी इज़ एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी। तो मैम, सबसे पहले चाहूँगी दर्शकों को आपकी तरफ से आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये मौका मिला और मैं इस बर्निंग टॉपिक पे, जो कि मुझे लगता है अभी के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है, तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जी धन्यवाद अंतरा जी। और इसके साथ ही हम मौजूद हैं हमारे दो युवा प्रतिभागियों के साथ, खुशी कुमारी एंड सूरज कुमार के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले खुशी कुमारी आपके पास चलते हैं और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मेरा नाम खुशी है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज़ और मैं पटना विमेंस कॉलेज से हूँ। क्या बात है। और इसके साथ ही सूरज कुमार, आपका इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा। यस मैम, थैंक यू। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, मैं पटना कॉलेज से हूँ, पटना यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर, मास कॉम डिपार्टमेंट। ओके। तो अभी आप हमारे कार्यक्रम के आज के हमारे इस अध्याय के कार्यक्रम के सभी मेहमान से और हमारे युवा प्रतिभागियों से मिल चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, करियर इन साइबर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। तो साइबर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी ये एक्चुअल में टर्म है क्या, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अंतरा जी, चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं प्लीज़। देखिए, अभी हम साइबर प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें है ना, चाहे वो फ़ोन के थ्रू या फिर कोई भी गैजेट के थ्रू, जैसे हमारा टैबलेट हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो साइबर हम उसे कंसिडर करते हैं। और जो टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को यूज़ करने में हमारी मदद कर रही है, तो वो टेक्नोलॉजी में हम उसे कंसिडर करेंगे। और जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, अब जैसे आपको पता होगा कि साइबर प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी डेटाज या फिर इमेज या आपकी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल हैं वो ब्रीच हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम सिक्योरिटी के लिए हम काम करते हैं। हम कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं, कैसे पब्लिक सेफ रख सकती है, तो उसके लिए काम मैं करती हूँ। जी। और इसके साथ ही सबसे पहले तो जब हम यूथ्स की बात कर रहे हैं और किसी डिफरेंट फील्ड में करियर की बात कर रहे हैं, तो हम आते हैं हमारे यूथ्स के पास। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन यूथ्स की बात कर रही हूँ जो अभी शायद 10th में है या 11th में है या 12th में है। तो ये हमेशा से मेरा सवाल रहा है और कंसर्न रहा है कि हमारे यूथ्स को बहुत ज़्यादा फील्ड्स के बारे में नहीं पता होता है। क्योंकि जब हम शायद 11th-12th में होते हैं तो बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 फील्ड्स पता होते हैं कि हाँ इसमें जॉब कर सकते हैं। बट हमारा ये प्राइम फोकस रहता है कि हमारे यूथ्स को पता हो कि कितने सारे फील्ड्स हैं जिनमें वो ट्राई कर सकते हैं। तो अंतरा जी, अगर उन यूथ्स की बात करें तो उनको अवेयर करना कि बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें उनके करियर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आज हम साइबर टेक्नोलॉजी या सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इंटरनेट जो कि आपके हर इंफॉर्मेशन का सोर्स है। आप अगर देखना चाहें तो आपको वहाँ पे लगभग हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। वो गलत भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, साइबर टेक्नोलॉजी जो हम इंटरनेट ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स को मुझे लगता है अब जिस फील्ड में जाना है, अभी के टाइम में मैं बताऊँ कि
कुछ भी ऐसी नॉलेज मुझे नहीं लगता है कि बुरी होती है, बशर्ते कि आपको समझना है कि आपको कौन सी नॉलेज लेनी है। जी, बिल्कुल। है ना। और टाइम रहते आप जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज जहाँ से भी निकाल सके वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी के टाइम में मैं ये नहीं कह सकती हूँ जैसे पहले के टाइम में था कि जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वही उन्हीं की लाइफ सेटल्ड है। नहीं, अभी का ऐसा टाइम हो गया कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसके लिए इंफॉर्मेशन निकालिए, ढूंढिए, उन लोगों से जाइए, मिलिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नहीं पता है। जी जी जी, धन्यवाद अंतरा जी। और इसके साथ ही जैसे हर एक चीज़ का एक प्रॉज होता है और एक कॉन्स होता है, तो अभी अगर उस चीज़ के ऊपर बात करें, क्योंकि हम अभी आजकल के दौर में देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो 5th क्लास के, 6th क्लास के बच्चे, उनके हाथ में भी फ़ोन होते हैं, उनके हाथ में भी फ़ोन्स होते हैं और वो फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अंतरा जी, ये क्या एक तरीके से एक मायने में देखा जाए ये सही है, गलत है, या फिर क्या है ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम उम्र में बच्चों को फ़ोन देना सही नहीं है। जी। आए दिन आप अगर देख रही हैं, देखिए मैं तो सिक्योरिटी में काम कर रही हूँ, साइबर फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चा रो रहा है तो फ़ोन हाथ में जी, पकड़ा बिल्कुल। देते हैं। अगर आप देखें तो उनके आई बॉल्स में फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उनकी आई बॉल्स टेढ़ी हो जा रही हैं। इतने कम एज में बच्चों को फ़ोन देना वो मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप अगर बच्चों को इंगेज करना चाहते हैं तो किसी फिजिकल वर्क में उसे इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो उसका सही डेवलपमेंट, उसकी सही ग्रोथ हो सके, ना कि फ़ोन दे करके उस बच्चे को शांत करा दिया। और इसके लिए मैं ये समझती हूँ, है ना, कि बच्चे से पहले, बच्चे को रोकने से पहले पेरेंट्स को खुद पे कंट्रोल पहले करना होगा, क्योंकि अब पेरेंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिकली बच्चे भी वो यूज़ करेंगे ही, वो खुद नहीं संभाल पाएंगे, वो तो बच्चे हैं, है ना। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि बच्चे पे, जैसे बहुत पेरेंट्स होते हैं खुद यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर मांग रहे हैं या नहीं तो कुछ तो दे देंगे, या नहीं तो कुछ उस पे बच्चों पे मारपीट शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। पहले आप खुद को कंट्रोल करिए, तब हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नहीं करेंगे। जी, डेफिनेटली जी। और इसके साथ ही हमने ये जाना कि हमारे पेरेंट्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, जो बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं उनके हाथ में फ़ोन ना हो इसके लिए। अभी बात करते हैं इस टर्म के ऊपर कि एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर रहे हैं जिनका कहना था कि दुनिया में जितने सारे पैसे हैं उनको सभी को बराबर में बांट दो, जितने भी आदमी हैं सभी में बराबर में बांट दो। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि जितने पैसे जिसके पास थे वो वापस से वहीं आ गए हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने साइबर टेक्नोलॉजी में अगर यूज़ करें या फिर इंटरनेट में डिजिटलाइजेशन में यूज़ करें, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि इंटरनेट सबके पास है, गूगल सबके पास है, बट यू हैव टू बी अ बेस्ट गूगलर। तो इस टर्म को लेके अंतरा जी आप क्या हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? कैसे मतलब गूगल का यूज़ वो कैसे ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करे, ज़्यादा टाइम पास करने के लिए ना करे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। अभी के टाइम में पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो गए हैं और होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा अलग थलग हो गया तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और जब पेरेंट्स ही उसे अलग थलग कर देंगे तो सोसाइटी में कौन उसे अपनाएगा? वो क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी रिजल्ट नहीं अच्छी हो रही है, या फिर दोस्तों से नहीं बन रही है, या फिर टीचर ने उसे कुछ डांटा या फिर पिटाई की, जी, बिल्कुल। है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद सोसाइटी की भी रोल इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए, अब अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, 10th के अभी बोर्ड्स हुए, 12th के बोर्ड्स हुए, अगर नहीं अच्छा रिजल्ट हुआ तो उसे, उस बच्चे को सोसाइटी में ऐसे गलत नज़र से देखते हैं जैसे उसने कुछ तो बहुत गलत काम किया है। वो ऐसे उसे गलत नज़र से देखेंगे जैसे उसने क्राइम कमिट कर दिया है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे पे देता है। और इसकी वजह से वो अलग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि घर पे बच्चे ने, पेरेंट्स नहीं उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो अपने काम में मगन है। और दूसरा, सोसाइटी उसे बॉयकॉट कर रही है। भाई, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बिल्कुल, वो अलग नहीं रह सकता है, उसे कोई ना कोई ग्रुप कहीं ना कहीं तो चाहिए, सोशल मीडिया या फिर कहीं भी। जी जी, अंतरा जी धन्यवाद। और इसके साथ ही
अभी तक हमने बात की है कि डिजिटलाइजेशन, साइबर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सब के यूज़ के लिए बात की है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है हमें उसके डायरेक्शन में सही रास्ता दिखाने के लिए। और इसके साथ ही क्योंकि अब हम बात करेंगे करियर के ऊपर कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं, क्या एग्जामिनेशन ज़रूरी है, जॉब्स किस टाइप के होते हैं, हमारी सैलरी क्या होती है, तो इन सभी पहलुओं पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यूथ हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। तो सूरज, सबसे पहले आपकी अभी जितने भी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हुई है, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे डेफिनेटली, तो मैं चाहूँगी कि हमारी एक्सपर्ट यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ आप अपना सवाल मैम से ज़रूर पूछें। ज़रूर। मैम, क्वेश्चन था कि अभी आमतौर पर जो साइबर सिक्योरिटी और जो साइबर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो या तो पर्सनली हार्म कर रही हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रही है। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक पर्सन को क्या मतलब सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या सिक्योरिटी के करना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी इंडिविजुअल के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे फिशिंग आप लोगों ने बहुत कॉमन है, ये मेल पे आ रहा होगा, आता है, आए दिनों आता है। तो और ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके भी ऐसे क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। अब फिशिंग जैसे केस आ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यूआरएल चेक करना चाहिए। यूआरएल अगर आप देखेंगे तो उनमें कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या फिर अगर आप लोगों ने फॉर्मल मेल आईडी कहीं पढ़ी होगी या आपको आया होगा तो देखे होंगे प्रॉपर क्या वे होता है फॉर्मल मेल आईडी जो मेल आती है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर जो ये फिशिंग वाले केस में बता रही हूँ उसमें काफ़ी आपको दिखेगा कि काफ़ी मिस्टेक्स हैं ना, प्रॉपर सीक्वेंस में वो मेल आया हुआ है, स्पेलिंग भी मिस्टेक आपको यूआरएल में दिख जाएगा। अब जैसे आप SBI ऑनलाइन करके है तो ऑनलाइन में ONLYN होगा और O भी नहीं होगा, O की जगह 0 यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती है। हमें लगता है कि भाई SBI से आया है मेल तो ये ऑथेंटिक होगा, हमें रिलाई करना चाहिए। और कभी कभी तो मैं बताऊं आपको, ऑर्गेनाइजेशन के हेड का सिग्नेचर भी मिसयूज हुआ रहता है, जो हमें और उस पर भरोसा करने पे मजबूर करता है कि जब सिग्नेचर भी किया हुआ है तो ये सही होगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके उन्हें मेल भेज दिया जाता है। अब सामने वाले को पता नहीं चलता है कि भाई ये सही है नहीं है, तो हमें सबसे पहले अगर कोई भी पर्सनल डिटेल्स या इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, ऐसी पर्सनल डिटेल्स जहाँ भी मांग रहा हो तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी, चाहे वो बैंक हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब ऑफर्स के भी कई मेल आते रहते हैं, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अब जब जैसे कभी कभी क्या होता है, अब आएगा आपको ऑफर कि आपको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको जॉब ऑफर कर रहा है, किया जा रहा है, तो हमें तुरंत ये सोचना चाहिए कि हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्यों आएगा मेल। हम ये सोच में पड़ जाते हैं, हमें ये सही लगता है कि हाँ हो सकता है। कभी कभी अगर मैं बताऊं कि प्रॉपर्टी, विल्स, ये सारी चीज़ों को लेकर के बोला जाता है कि तुम्हारे नाम से इतनी प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव ने भेज दी है, तुम्हारे नाम से मेल कर दिया ऐसे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन रिलेटिव, किसने किया, मैं तो इस XYZ रिलेटिव को जानती तक नहीं हूँ, कैसे हो गया। लेकिन हम ये सोच नहीं पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन पे भी एप्लीकेबल है और ये इंडिविजुअल पे भी। ऑर्गेनाइजेशन में अब जैसे साइबर टेररिज्म, ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर आपको मैं बताऊं ये पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था, ये टेररिस्ट जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है वो एक दिन दो दिन की तो बात नहीं होती है, एक दो दिन का प्लान किया हुआ नहीं होता है, उसके पीछे उनके कई दिनों से प्लानिंग चल रही होती है। तो इसमें वो कई टाइम से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब उनकी फ़्लाइट है, इस पे वो नोटिस कर रहे होते हैं ताकि उन्हें सही लगे और अकॉर्डिंगली फिर वो अटैक कर सके। यहाँ तक कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी जो अटैक किया गया था उस टाइम भी ये साइबर टेररिज्म चीज़ हुई थी, ये टेररिस्ट के थ्रू, ताकि हर चीज़ पे उनकी नज़र रहे और फिर वो अकॉर्डिंगली वो क्राइम कमिट कर सकें। जी जी, धन्यवाद अंतरा जी। तो अभी जैसे कि हमने जाना, सूरज ने सवाल किया कि
सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया, और ये था दैट आपको जो पूरा कंसर्न था ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको जल्दीबाजी में कहीं भी कोई लिंक नहीं ओपन करना है, कुछ शेयर नहीं करना है, पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करना है, यू हैव टू बी पेशेंट। तो आपको पेशेंट रहना होगा, और उसके साथ ही आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि अगर मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो मैं उसको शेयर करूं या ना करूं, ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो इसके साथ ही अगला सवाल लेते हैं खुशी कुमारी से। सो मेरा बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है कि जो इलिटरेट होते हैं, जो थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं, बेसिकली हैकर्स लोगों का एक टारगेट होता है। वो आइदर ओल्ड एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, या फिर जो रूरल एरियाज़ में जो हैं, या फिर जो अर्बन से में भी हैं। तो उनको कैसे अवेयर किया जाए इस चीज़ से कि ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप अभी बहुत ट्रेंडिंग होता है इन लोगों के बीच में। तो एज़ यू सेड कि वहाँ पे हर तरीके का मैसेज होता है, वो डिपेंड करता है इंसान को कि उस पर थोड़ा उसको रिसर्च करना चाहिए वेदर इट इज़ ऑथेंटिक या फिर नहीं है। तो उसमें अभी थोड़े जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनको कैसे अवेयर किया जाए, कैसे जनरेट किया जाए अवेयरनेस को उनके बीच में? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था लालच बुरी बला है, ये हम समझ नहीं पाते। जब पैसे का ऑफर आता है तो हमें लगता है कि नहीं उस लिंक पे पहले बेझिझक क्लिक कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन वो क्लिक ही आपको आगे चैलेंज क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले तो जिस लिंक को या जिस इंसान को हम नहीं जान रहे, हमें उससे ये सारी पर्सनल डिटेल्स तो शेयर ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी, जिसे हम नहीं जान रहे उसके साथ ना फ्रेंड लिस्ट में उसे हमें ऐड करना है, ना उससे कोई भी इंफॉर्मेशन, ना फोटोज़ या कुछ भी OTP, कोई एक्स कैसे पर्सन मेरी डिटेल्स मांग सकता है। और हमें हमेशा इस बात का चौकन्ना रखना पड़ेगा कि जब हमने उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया तो हम कैसे उसके विनर हो गए, या कैसे हमें वो चीज़ मुझे एज अ गिफ्ट या एज एन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये हमेशा हमें तैनात होने की ज़रूरत है। ओके जी, धन्यवाद अंतरा जी। और आई थिंक हमारे पास एक कॉलर है, तो कॉल मिला सकते हैं प्लीज़। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवांशु झा हुआ जी। असल में हम बस ये पूछना चाहते हैं कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जी। तो हम क्या साइबर में करियर बना सकते हैं? जी बिल्कुल देवांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आपके सवाल का जवाब हमारी मैम देंगी, तो प्लीज़। आर्ट्स में रह के भी करियर बनाया जा सकता है। अगर आप लीगल फील्ड में जाएं, लीगल फील्ड में जा कर के भी सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। उसके बाद अगर आप लीगल फील्ड में जा कर के उसमें लीगल एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो कि टेक्नो लीगल ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर आप जा कर के ईजीली आप उसमें करियर आगे बना सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। और आई होप देवांशु आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही, क्योंकि अभी हम करियर के ऊपर बात करेंगे, तो अंतरा जी, करियर से अगर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कौन सी क्लास के बाद या फिर कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं? जैसे 12th में होता है कि अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो PCM लेना होगा हमें, एंड बायोलॉजी में अगर जाना है तो PCB लेना है। तो ये मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड में जाने के लिए? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, ओके, ठीक है। मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में टेक्नो लीगल फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। मतलब ये कि आपको नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सारी इन्फॉर्मेशन, क्या अगल बगल हो रहा है, इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। +2 के बाद आपके पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर लीगल फील्ड में भी जा रहे हैं तो लॉ करके भी फिर उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऐसे बहुत सारे मैटर्स, मेटावर्स हो गया है, या फिर अभी ChatGPT भी एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि अगर मतलब अभी के टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल भी हैं, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट्स भी है।
आए दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए हमारी हर एक चीज़ें, हर इंफॉर्मेशन वो एक टाइम आएगा जो वो हमें चला रहे होंगे। अभी है कि हम उन्हें हैंडल कर रहे हैं, कल के दिन वो हमें हैंडल कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चैलेंज आनी शुरू होती है कि अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वहाँ पे जो लीगल फील्ड के होंगे वही उन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे केसेस तो कोर्ट में जाएंगे ही, अभी भले ही कम है ना, लेकिन आए दिन ऐसे चैलेंजेस आएंगे। ओके। और इसके साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट से जुड़ के अगर आपको एज ए एम्प्लॉय काम करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए स्टूडेंट के पास? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करना है, देखिए उससे ज़रूरी है, देखिए बीटेक तो आपको चाहिए, या फिर अगर लीगल फील्ड में जाना है तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए। उसके बाद फिर आपकी एक्सपर्टीज़ मतलब सिर्फ डिग्री से ही नहीं आती है, आपकी उसमें कितनी ज़्यादा पकड़ है, कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप अभी के टाइम में ऐसा देख रहे होंगे बीटेक करके भी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी जो सीएस कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने अपनी डिग्री ली है वो वही सिर्फ उसमें जा रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स भी, मतलब इसमें सिर्फ आपको बीटेक डिग्री चाहिए या फिर लीगल डिग्री चाहिए, उसके बाद फिर आप उसकी तरफ आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें आपको नॉलेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जी धन्यवाद अंतरा जी। और इसके साथ ही हमारे जो डिस्कशन हुआ, हमारा जो भी करियर से रिलेटेड डिस्कशन हुआ, उन सभी का कॉन्सेप्ट यही था कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज कितनी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड डिग्री की जहाँ तक मैम ने बताई तो आई थिंक मैम आपने बोले कि कंप्यूटर साइंस आपकी डिग्री होनी चाहिए, एंड साथ में आप लॉ की भी डिग्री के साथ कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगी, मतलब ये कि वो एक अलग डिग्री है, उसको भी कर सकते हैं, उसको करने के बाद भी कर सकते हैं। जी। और इसके साथ ही चलते हैं हमारे प्रतिभागियों के साथ। तो सूरज मैम से आपका सवाल। हाँ, एक क्वेश्चन कैरियर से रिलेटेड है मैम कि सपोज ग्रेजुएशन में है हम अभी, ठीक है, अब मेरे को साइबर में इंटरेस्ट है, मेरे को परस्यू करना आगे, सो मेरे को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए मेरा, अगर मेरे को कैरियर साइबर में बनाना है तो, कीपिंग असाइड कि मेरे को साइंस में है या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, अगर स्ट्रीम को छोड़ दिया जाए, सो उसके अलावे साइबर में अगर मेरे को इंटरेस्ट है, पैशन है, सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? देखिए उसके लिए तो जैसा मैंने बताया, इंटरनेट सबसे अच्छा सोर्स है, आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे देगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जैसे कुछ क्राइम कमिट हो, आप जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर किसी को आप सही रास्ता बता दे कि कैसे कहाँ पे जा कर के आप अपना चैलेंज सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के मतलब हाईलाइट लोगों के सामने होंगे। उसके बाद फिर आपको वो एक काउंसलर जैसा या फिर ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके पास आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे इंटरनेट एक मैं ऐसा बताऊं सोर्स है जो क्राइम कमिट कैसे होता है उसके इन्फॉर्मेशन से ले करके नॉलेज कैसे गेन करनी है उस इन्फॉर्मेशन तक वो आपको लेके जाएंगे। मैम इसी से एक छोटा सा और रिलेट करूँगा, को रिलेट करके कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी बनाती है कि आप उस पर साइबर से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है आपको, तो वो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? अब सपोज मैक्सिमम स्टूडेंट्स अर्बन एरिया में नहीं रहते, इंडिया के ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल बैकग्राउंड के हैं, सो वो कैसे इसमें मतलब वो गवर्नमेंट के स्कीम में पार्टिसिपेट करे या फिर उनको कैसे उस चीज़ के बारे में जानकारी है, या कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सरकार के थ्रू? सरकार के थ्रू देखिए, ये अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के सामने खुद भी एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अब हम डिजिटल एरा में घुस चुके हैं, तो उन्हें भी अब है कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को सलीके से एक चैनल वे में हम वो सारी चीज़ें हैंडल करें। तो गवर्नमेंट आए दिनों अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये भी गवर्नमेंट का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, तो वो सारी चीज़ों को आप डे बाय डे हमेशा अगर चेक करते रहते हैं तो आपको खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। वैसे तो अगर न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं, जैसे अभी साइबर सेल भी लगभग बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट्स में खुलने की बातें हो रही हैं, तो आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? न्यूज़पेपर से मिली। तो ऑथेंटिक सोर्स को हमेशा यूज़ कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके।
जी धन्यवाद मैम। और इसके साथ ही खुशी, आपका सवाल मैम से। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सोशल मीडिया पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि एआई को अपडेट किए हैं, तो डू यू रियली थिंक कि उसका कोई है, व्हेन इंटरनेट इज़ देयर और सब कुछ है, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो एआई अपडेट करने से कोई बेनिफिशियल तो है नहीं, लाइक इट्स जस्ट कि हाँ थोड़ा सा हम लोग का यूज़ हो जाता है, बट जब इंटरनेट है, जब गूगल है, जब हर जगह है, मतलब हर सबका ऐप है अपना एक, तो उसका क्या यूज़ है? लाइक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि टेक्नोलॉजी हमेशा स्टैग्नेंट नहीं रहती है, यानी वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, वो डेवलप होती रहती है। क्या और चेंजेस आ सकती हैं, क्या और चीज़ हो सकती है। अब जैसे पहले हम फाइनेंशियल फ्रॉड से ये हो रहे थे, उससे हम ग्रसित थे, इनफैक्ट अभी भी हैं, लेकिन अब ऐसी डेवलप्ड क्राइम्स आ रहे हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हेल्पफुल भी है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, यानी वो एक जैसे हमेशा नहीं रहेगी, उसमें कुछ तो डेवलपमेंट होता रहेगा, तभी तो फिर पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें। अब जैसे चैट जीपीटी का है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था, उसने कुछ एग्जामिनेशंस भी क्वालिफाई किया था। तो हाँ, तो फिर ऐसा मुझे पता नहीं कितनी % सच्चाई है कि फिर पता चला कि नहीं वो डिस्क्वालीफाई कर गया, मेडिकल एग्जाम भी उसने क्वालिफाई कर लिया था। तो ये टेक्नोलॉजी है, आए दिन वही मैं बोल रही हूँ कि अभी तो हम टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं और कल के दिन टेक्नोलॉजी हमें चलाना शुरू करेगी। और जैसे कि हम अभी प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर ही रहे हैं और हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, तो दर्शकों को हमने साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और साथ में करियर से रिलेटेड जानकारियाँ दी हैं। बट अभी अगर हम लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको समराइज़ करें तो जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स की अगर बात करें, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी शायद हमें यूज़ करेगी, शायद नहीं, में भी जिस स्पीड से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो दर्शकों को मैं चाहूँगी आपकी तरफ से एक छोटे से संदेश के रूप में ये बताना कि ये फ्यूचर एज इन ये इमेजिन करने में ही बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, तो ये कैसे इस चीज़ को शायद कंट्रोल किया जा सकता है या फिर कैसे इस चीज़ को हम अडाप्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि लालच नहीं करें। लालच करने से हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे वो मॉनेटरी चैलेंजेस हो या फिर मेरी डेटा ब्रीच होने की चैलेंज हो, तो ये सारी चैलेंजेस आगे आपके सामने क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बेवजह किसी लिंक पे क्लिक ना करें। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल दे रहे हैं और इसके समझिए इसके थ्रू कई मर्डर्स भी कमिट हो जाते हैं, क्योंकि पता हो जाता है उस क्रिमिनल को कि उस घर में कितने लोग हैं, कब तक नहीं हैं, है ना। और फोटो जब हम क्लिक कर रहे होते हैं तो ये नोटिस हम नहीं कर पाते कि हम किस किस चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। कभी कभी हमारा ATM कार्ड, आधार कार्ड उस टेबल पे रह जाता है और वो भी कैमरा में कैप्चर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। जी धन्यवाद अंतरा जी। और क्योंकि हमारे पास समय की अभी थोड़ी पाबंदी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच सूरज एंड खुशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा समय की पाबंदी है, तो मिलते हैं अब दिशाएं के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DD बिहार। धन्यवाद।